गुड इवनिंग सना, गुड इवनिंग। आखिरी कहानी जो हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर, अगर आपको याद होगा, तो वो आपकी कहानी थी पिसेस्टर वाली। पिसेस्टर वाली कहानी हमने पिछले क्लास में देखी थी। सो दैट इज अ स्टोरी विल हैव अ रिवीजन ऑफ, एंड थोड़ा बहुत आप भी मुझे एक्सप्लेन कर देना वो कहानी थी क्या, एंड देन फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी ऑफ माय पिसेस्टर। सो चलिए हमारी पिसेस्टर कहानी पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली थी आपके यहाँ पे स्टोरी, जहाँ पे हमने बात किया था हमारे स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश जो मुझे दिखता था मेरे यहाँ पे इंटर टाइडल जोन के अंदर, द स्टारफिश विच वाज ग्रोइंग सर्वाइविंग हैप्पीली इन द इंटर टाइडल जोन। तो कोई मुझे यहाँ पे एक रिवीजन दे सकता है ये स्टोरी में हुआ क्या था, व्हाट वाज द स्टोरी वाज ऑल अबाउट, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर, क्या रीजन था, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस, कि आपकी जो डिसास्टर की यहाँ पे कहानी है, स्टोरी है, इसमें क्या हुआ था। हाँ जी, चेतना बताइए। सर, जो अमेरिका का पैसिफिक कोस्ट के आसपास का एरिया था, वहाँ पे जो इंटस्ट्रियल एरिया था, वहाँ से स्टारफिश हटा दी गई थी, जो कि डिजास्टर नाम की थी एक एक्सपेरिमेंट में। तो वहाँ पे कम से कम इंटरवेट की 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी एक साल के अंदर अंदर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। राइट, ठीक है। सो जब तक मेरा स्टारफिश था, वेरी गुड चेतना, राइट, ट्रू। जब तक मेरे यहाँ पे स्टारफिश था, तब तक मेरे यहाँ पे अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता था। बट जैसे ही स्टारफिश गया, मेरा बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे मेरा कम हो गया, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे आपको सिखाया था क्लास के अंदर, कि आपके पास यहाँ पे कई सारी इन्वर्टिब्रेट्स की आपके पास स्पीशीज थी, उनमें से एक काफी डोमिनेटिंग थी यहाँ पे, जैसे एक्स वाली आपके यहाँ पे ज्यादा डोमिनेटिंग आपके यहाँ पे थी। तो जैसे ही आपने स्टारफिश को निकाला, तो एक्स को मौका मिला अपना नंबर बढ़ाने का, क्योंकि एक्स को स्टारफिश खाता था, राइट। और स्टारफिश क्योंकि एक्स को यहाँ पे कंज्यूम करा था, तो उसका पॉपुलेशन पहले मेंटेन होता था। बट जैसे ही आपने बाकी की स्पीशीज आपने यहाँ से निकाली, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कि एक्स का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा। यू विल फाइंड कि एक्स का, जैसे ही आपने स्टारफिश को निकाला, एक्स का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा, और उसकी वजह से जो बाकी की जो आपके यहाँ पे स्पीशीज थी, वो यहाँ से आपकी निकल गई। ऑल द अदर स्पीशीज ओवर देयर एक्चुअली वेंट एक्सटिंक्ट, क्योंकि इन्होंने उन्हें आउट कम्पीट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो आपकी स्टोरी है, ये स्टोरी आपको बताती है कि कैसे हैविंग अ स्टारफिश वाज एडवांटेज ओवर हियर। हमारी स्टारफिश की वजह से यहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे मेंटेन थी, आपको एक अच्छा खासा स्पीशीज मिलता था इन्वर्टिब्रेट्स का। लेकिन जैसे ही आपने स्टारफिश निकाली, आपके मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स गॉट एक्सटिंक्ट। तो ये थी आपकी यहाँ पे कहानी, दिस वाज द स्टोरी ऑफ योर डिसास्टर। सो ये आपको याद रखना है, एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो यू हैव, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आई होप इसको लेकर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है। दिस इज समथिंग विच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन वी हैव आल्सो डिस्कस हमारा प्रीकी कैक्टस वाली कहानी, मौत जो हमारा यहाँ पे था, इसकी वजह से हम इस कैक्टस को रिमूव कर पाए थे। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन। यहाँ पे हम इन्वेजिव स्पीशीज की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और कैसे हमने उस स्पीशीज को खत्म किया, कंट्रोल किया, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जहाँ पे आपका यहाँ पे मौत इन्वॉल्व था। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमारे एंड से, फ्यू क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व। हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके, देख चुके हैं। लेंटेना कैमेरा वाज माय प्लांट विच वाज अ एलियन स्पीशीज। उसी तरीके से मेरा बर्मीज पाइथन था, वो भी मेरे यहाँ पे एलियन स्पीशीज था, जिसने काफी प्रॉब्लम क्रिएट किया था यूएसए के अंदर। सो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, सीखे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू स्टोरी, स्टोरी ऑफ अ चीता एंड अ इम्पाला। यहाँ पे आपका हो रहा है प्रिडेशन, राइट। सो चीता इज गोइंग टू गेट आफ्टर द इम्पाला, एंड उसे खत्म करेगा, पकड़ के उसे खा जाएगा अल्टीमेटली। बट आपको एक बात याद रखनी कि वाइल्ड के अंदर या नेचर के अंदर कभी भी आपका अगर प्रिडेशन होगा ना, तो वो सस्टेनेबल तरीके से ही होता है। कभी भी वैसा नहीं होता कि आपका एनिमल इतना हंट कर रहा है कि उससे एनिमल ही एक्सटिंक्ट हो गया, आपका प्रे ही एक्सटिंक्ट हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, कि जब भी आप बात करते हो प्रिडेटर और प्रे की,
सो प्रे जो आपका यहाँ पे है, इट विल ऑलवेज आउटस्मार्ट द प्रीडेटर. सो ये आपका जो प्रे आपका सामने है, it will always going to be slightly better. It will always going to be slightly better than predator. आपने अगर कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी पे अगर आप कभी देखो ना, तो जब चीता हंट करने के लिए जाता है तो हमेशा वो नहीं पकड़ पाता. लाइक 10 में से एक ही बार वो पकड़ पाएगा. रियलिटी में वो 10 में से एक ही बार पकड़ पाता है, बाकी 9 टाइम तो फेल ही होता है. Because you have this prey over there which are going to be quite fast and they can actually outrun the cheetah over there. ठीक है, तो उससे फटाफट वो निकल जाते हैं वहां से. So ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी नेचर में इंपॉर्टेंट है कि आपको जो प्रे होगा इट हैज टू बी स्लाइटली फास्टर और शुड हैव सम ट्रेट्स. उसमें कुछ तो ट्रेट्स होने चाहिए जिससे वो अपने आप को बचा पाए. क्योंकि अगर उसको प्रेडेटर ने हमेशा पकड़ लिया तो उसका पॉपुलेशन वहां से बहुत कम हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली उसको प्रेडेटर को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं. तो ये बातें आपको याद रखनी, दैट द प्रे आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्लाइटली फास्टर ओवर देयर. हाँ जी अंशिका बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर इसीलिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाले टेबल में स्पीशीज ए प्लस स्पीशीज बी को माइनस दिखाया गया है. हाँ, माइनस माइनस किसको? सर क्योंकि एक स्पीशीज अफेक्ट हो रही है, बी वाली डिक्लाइन हो रहा है. एक सेकंड. हाँ, नहीं मैं बताता हूँ आपको, वो हम देखते हैं आराम से. सो लेट्स, वो हम टेबल जो है ना वहाँ पे इंटरेक्शन वाला, वो तो हम अलग से समझेंगे. पहले हम इसकी स्टेटमेंट्स को हम समझते हैं, देन विल अंडरस्टैंड द टेबल सेपरेटली कि प्लस माइनस क्या है, माइनस माइनस क्या है, प्लस प्लस क्या है. विल अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे इनसाइड के स्टेटमेंट्स है, राइट. सो इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे, जो मैंने आपको लगा कि अगर बहुत एफिशिएंट हो गया प्रेडेटर और अगर उसने ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया प्रे को, then the prey might become extinct. Then prey आपको वहाँ पे extinct हो सकता है. And following it, the predator will also become extinct for a lack of food. तो इससे क्या होगा कि obviously अगर prey खत्म हो गया तो predator भी आपको वहाँ पे survive नहीं कर पाएगा. तो हमेशा याद रखना, the prey is always going to outsmart the predator. वो हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और 10 में से 9 टाइम्स वो बचा भी लेता है अपने आप को. आपको जो टीवी पे दिखाया जाता है वो तो लाइक जो कैच कर लेता है वो आराम से वो आपको दिखा देते हैं वो लोग, बट एक्चुअली में इट इज नॉट समथिंग व्हिच हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट. दिस इज द रीजन व्हाई प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि दिस मीन्स व्हाट. इसका मतलब आपको यहाँ पे ये होता है कि आपके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो आपके प्रे को उतना ही कैच कर पाते जितना उनका रिक्वायरमेंट हो. यू डोंट फाइंड देम कैचिंग फॉर नो रीजन. जब भी प्रेडेटर को भूख लगी होगी तभी वो जाके उसे पकड़ेगा, उसे खाएगा. आपको कभी ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि कोई प्रेडेटर वैसे ही जाके अपने प्रे को खत्म कर रहा है, मार रहा है बिना कोई रीजन के. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन नेचर. नेचर में ऐसा नहीं होता. नेचर में द एनिमल इज ओनली गोइंग टू हंट व्हेन इट नीड्स दैट एनिमल टू बी ईटन. बाकी उसके अलावा उसके आसपास कितने भी इम्पाला भाग रहे हो, उसका पेट भरा हुआ है तो उसे मारेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच हैपेंस इन नेचर. ठीक है, और याद रखना प्रेडेटर हमेशा आपके हद से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते. दे आर नॉट टू एफिशिएंट टू अटैक और किल द प्रे ऑल द टाइम. वो हमेशा उन्हें अटैक या करके किल नहीं कर सकते. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बीइंग कैमोफ्लेज्ड. ये आपके एग्जांपल है आपके यहाँ पे ऑफ बीइंग कैमोफ्लेज्ड. अब अगर आप दोनों साइड पे अगर आप यहाँ पे देखोगे देन यू विल फाइंड कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके सामने यहाँ पे कैमलियन है. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द कैमलियन, राइट. ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव योर, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो देन यू हैव दिस इंसेक्ट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टिक इंसेक्ट. मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्टिक इंसेक्ट. अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ने अपने आप को ब्लेंड कर लिया है. आपको जो कैमलियन आपके सामने यहाँ पे वो आपको दिख भी नहीं रहा, मतलब अभी तो आपको दिख रहा है बट जनरली वो इतना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है अपने लीव्स के साथ, अपने आसपास वाले लीव्स के साथ, कि आप उन्हें देख भी नहीं पाते. सो दैट ऑल्सो गिव्स अस द एडवांटेज. तो ऐसा भी इसके अंदर क्या होता है, एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि कोई भी प्रेडेटर आपको देख नहीं पाएगा. यू विल नेवर फाइंड अ प्रेडेटर एक्चुअली एबल टू सी दिस कैमलियन. तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज यू विल फाइंड ओवर देयर कि कैमलियन इतना अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है कि कोई भी प्रेडेटर आके इसको यहाँ पे देख नहीं पा रहा. सिमिलरली आपके सामने स्टिक इंसेक्ट, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो आपके दो स्टिक इंसेक्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं. एंड दो स्टिक इंसेक्ट एक लकड़ी के ऊपर यहाँ पे चिपके हुए हैं और इनको कोई देख नहीं पाता. तो कोई अगर बर्ड इनके आसपास से उड़ के चला भी जाएगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे कोई बैठा हुआ था. सो दैट इज कॉल्ड इज माय कैमोफ्लेज करना. आप अपने सराउंडिंग के साथ अपने आप को इतना ढाल लेते हो
कि आपका कलर और सराउंडिंग का कलर सेम हो जाता है, और उससे क्या, दैट इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। एक बार अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया तो आपको कोई वहां पे देख नहीं पाएगा इजीली, और अगर आपको कोई वहां पे देख नहीं पा रहा, सो यू आर एक्चुअली एबल टू अवॉइड गेटिंग ईटन, तो आप अपने आप को बचा पा रहे हो कि कोई आपको आके वहां पे खा रहा है। सो कैमलियन, स्टिक इंसेक्ट आर द एग्जांपल, एंड कैमोफ्लेज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन वेरी क्लियरली सी हैपनिंग ओवर देयर। कैमलियन तो बहुत ज्यादा करता है, ग्रीन कलर का कैमलियन भी अपने सराउंडिंग के साथ साथ अपना कलर चेंज कर लेता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। सो कैमोफ्लेज करने का मतलब याद रखना, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेना, या अपना स्ट्रक्चर ऐसा रखना अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ताकि आपको कोई देख ना पाए। नाउ prey species have evolved various defenses to lessen the impact of the predation. काफी इन्होंने तरीके निकाल लिए हैं। Some species of insect and frogs are cryptically colored, camouflaged to avoid being detected easily by the predator. जो मैंने आपको बोला कि कई सारे आपके फ्रॉग्स और इंसेक्ट कैमोफ्लेज कर लेते हैं अपने आप को सराउंडिंग के साथ, ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। Some are poisonous and therefore avoided by the predator. कुछ आपके एनिमल्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे है आपका फ्रॉग, ये फ्रॉग है मेरा यहाँ पे पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दिस फ्रॉग इज कॉल्ड एज माय पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अब ये जो फ्रॉग आपके सामने यहाँ पे, इसके स्किन के ऊपर होता है पॉइजन, और ये काफी कलरफुल फ्रॉग है। ओके, सो ऐसे एनिमल्स को एनिमल्स खाना अवॉइड करते हैं, ऐसे एनिमल्स को प्रेडेटर खाना अवॉइड करते हैं। वो देख के उन्हें पता चल जाता है कि ये पॉइजनस है। जनरली नेचर में एक रूल होता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा, अगर आपकी, हाँ बेटा बिल्कुल सही, ये अमेज़न फॉरेस्ट में मिलता है। जंगल में एक आपको रूल होता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कलरफुल है, देन दैट मींस इट इज गोइंग टू बी पॉइजनस। तो बेटर है कि आप उसे अवॉइड करो और उसे वैसे ही रहने दो जैसे वो वहां पे बैठा हुआ है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर, कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो आपके सामने है, दैट इज अगेन, ये इसका तरीका है कि इसे आके कोई यहाँ पे खाता नहीं है, ठीक है। सो हैविंग पॉइजन इज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस थिंग। एक्सक्यूज मी। देन यू हैव समथिंग लाइक अ मोनार्क बटरफ्लाई। अरे कलरफुल चीज अच्छी नहीं होती, राइट? ओके, सो यू हैव अ मोनार्क बटरफ्लाई ओवर हियर। मोनार्क बटरफ्लाई के साथ यहाँ पे क्या है ना, कि इस बटरफ्लाई के अंदर होते हैं कुछ केमिकल्स। द बटरफ्लाई हैज सम टॉक्सिक केमिकल्स। अब बात यह है कि टॉक्सिक केमिकल इस बटरफ्लाई के अंदर आए कैसे। सो बटरफ्लाई का जब कैटरपिलर था, सो व्हेन यू हैव दिस बटरफ्लाई इन द कैटरपिलर स्टेज के अंदर, तो ये कैटरपिलर खाता था कुछ प्लांट्स को। सो कैटरपिलर वाज फीडिंग ऑन सम प्लांट्स, इट वाज फीडिंग ऑन सम प्लांट्स, ठीक है। तो आपका कैटरपिलर आपका यहाँ पे था, और ये फीड कर रहा था कुछ पॉइजनस प्लांट्स के ऊपर। इट वाज एक्चुअली फीडिंग ऑन सम प्लांट्स, इट वाज फीडिंग ऑन सम वीड्स, राइट, एंड दीज वीड्स वर हैविंग दोस केमिकल्स। ये जो वीड्स थे उनके अंदर आपको वो केमिकल मिलता था। सो उन वीड्स के अंदर कुछ केमिकल आपको मिलता था, केमिकल कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलता था, और क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड उन वीड्स में था, तो वहां से वो जाता है आपके कैटरपिलर के अंदर, और कैटरपिलर से वो जाता है आपके मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर। So now this monarch butterfly is known to have some toxic chemical within themselves. अब इस टॉक्सिक केमिकल की वजह से आपकी मोनार्क बटरफ्लाई को कोई बर्ड खाता नहीं है। दिस मेक्स दिस बटरफ्लाई लेस टेस्टफुल, और आई कैन से डिसटेस्टफुल। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि आपकी जो मोनार्क बटरफ्लाई आपके सामने है यहाँ पे, ये खाने लायक नहीं रहती। सो दिस मेक्स इट डिसटेस्टफुल। ठीक है, ये खाने लायक आपकी बटरफ्लाई यहाँ पे आपकी रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है ये आपके लिए खाने लायक? बिकॉज इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे केमिकल्स मिल रहे हैं, कुछ आपके कंपाउंड्स मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट ईट दिस बटरफ्लाई। तो बेसिकली हुआ क्या ना, कि आपको कोई बर्ड आएगा, बर्ड आके इस बटरफ्लाई को खाएगा, और जैसे ही बर्ड आके बटरफ्लाई को खाना चालू करता है, उसको पता चलता है कि ये तो खाने लायक चीज है नहीं, और उसके बाद वो सीख लेता है कि ये बटरफ्लाई को मुझे कभी नहीं खाना है। सो इट दिस बटरफ्लाई विल नेवर बी ईटन बाय दैट पर्टिकुलर बर्ड, क्योंकि उसने सीख लिया, उसने कुछ ऐसा खा लिया जिससे खाने से उसका टेस्ट बिगड़ गया, आई वुड से उसका पेट बिगड़ गया, थोड़ा बीमार हो गया बर्ड, राइट। जैसे उस बर्ड को मिलता है ना सिग्नल कि ये खाना नहीं चाहिए था, उसके बाद वो बटरफ्लाई उसके सामने से अगर उड़ के जा भी रहा है ना, तब भी उसे वो इग्नोर करेगा, वो उसे जाके वहां पे पकड़ेगा नहीं, बिकॉज उसने सीख लिया, बर्ड ने सीख लिया दैट आई हैव टू अवॉइड ईटिंग दिस बटरफ्लाई। तो याद रखना, ये बटरफ्लाई का तरीका है अपने आप को बचाने का। दे विल हैव सम टॉक्सिक केमिकल विद इन देमसेल्फ। अगर आपसे कोई पूछे कि टॉक्सिक केमिकल कहाँ से आ रहा है, देन इसके कैटरपिलर जिस वीड के ऊपर ग्रो करते हैं, उस वीड के अंदर आपको मिलते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड, और ये केमिकल कंपाउंड जब इसकी बॉडी में आते हैं, सो दे अल्टीमेटली कम इन द बटरफ्लाई, और इसकी वजह से दिस बटरफ्लाई बिकम डिसटेस्टफुल, ये खाने लायक नहीं होती।
एंड दैट्स हाउ इट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द अदर स्पीशीज। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, अगर sir. समझ Yes, sir. आ रहा है हाँ, तो मैं इसके ऊपर एक कोरिलेट डालूंगा और एक चीज आपसे पूछूंगा अगर समझ आ रहा है तो। दिस शुड बी क्लियर टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये ध्यान से सुनना, यू हैव अ बटरफ्लाई, ये जहां पे आपको बटरफ्लाई मिलती है मोनार्क बटरफ्लाई, उसी हैबिटेट के अंदर आपको एक और बटरफ्लाई मिलती है। इन द सेम हैबिटेट यू आल्सो हैव वन मोर बटरफ्लाई जिसको हम कहते हैं वहां पे एज अ विसेरॉय बटरफ्लाई। विसेरॉय बटरफ्लाई। और विसेरॉय बटरफ्लाई की खासियत क्या है पता है? दिस बटरफ्लाई सिमिलर टू मोनार्क बटरफ्लाई, ये बिल्कुल मोनार्क जैसी दिखती है, बट वो मोनार्क नहीं है, राइट? सो विसेरॉय बटरफ्लाई को मैं कह सकता हूं इट एक्चुअली मिमिक्स योर मोनार्क बटरफ्लाई। मिमिक करना मतलब उसके जैसा बिहेव करना, उसके जैसा कलर होना उसका। सो इट विल हैव अ सेम काइंड ऑफ पैटर्न आपको मिलेगा जैसे मोनार्क के अंदर होता है, वैसे ही पैटर्न आपको विसेरॉय का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो मिमिक करता है मोनार्क बटरफ्लाई की, लेकिन याद रखता हूं मोनार्क नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि विसेरॉय बटरफ्लाई नॉन पॉइजनस है। विसेरॉय के अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते, रियल वाले जो मोनार्क है उसके अंदर आपको केमिकल्स मिलेंगे, टॉक्सिक केमिकल। विसेरॉय के अंदर इट्स अ नॉर्मल बटरफ्लाई जिसका कलर पैटर्न साइज सेम है टू माय मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है? अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, अगर एक एरिया के अंदर विसेरॉय बटरफ्लाई का नंबर बढ़ने लगे, अज्यूम दैट देयर इज अ हैबिटेट, और उस हैबिटेट के अंदर विसेरॉय बटरफ्लाई का नंबर अगर ज्यादा हो, अगर विसेरॉय बटरफ्लाई का नंबर अगर ज्यादा हो, तो कैसे वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा मोनार्क बटरफ्लाई को? क्या मुझे कोई इसका आंसर दे सकता है? इफ यू हैव हाई नंबर ऑफ विसेरॉय बटरफ्लाई, क्वेश्चन को आराम से समझ लो, अगर आपका विसेरॉय बटरफ्लाई का नंबर ज्यादा हो, जो बिल्कुल सेम दिखता है टू द मोनार्क बटरफ्लाई, अगर इसका नंबर ज्यादा बढ़ा, तो मैं कह रहा हूं कि मोनार्क बटरफ्लाई को यहाँ पे नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। आप मुझे बताओ कि मोनार्क बटरफ्लाई को यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे कैसे होगा? बताइए तमनप्रीत। सर तमन्ना, सर तो जैसे आपने बताया ना कि जो विसेरॉय बटरफ्लाई है वो जस्ट सेम एज मोनार्क बटरफ्लाई है, तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, बट जो बर्ड्स हैं वो तो मतलब जैसे विसेरॉय बटरफ्लाई का नंबर ज्यादा है, तो जो बर्ड्स है वो इसको एज अ मोनार्क बटरफ्लाई भी एज्यूम कर सकते हैं कि मोनार्क बटरफ्लाई है, तो वो उसको नहीं खाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड कुछ बर्ड्स इसको विसेरॉय बटरफ्लाई भी समझ सकते हैं मोनार्क बटरफ्लाई को, तो जिससे इनकी एजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा कंज्यूम करने लग पड़ेंगे वर्ड्स इनको। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स आल्सो हैज रेज्ड देयर हैंड? अंशिका ने शिखा ने भी किया। शिखा बताइए, आप बताइए पहले। सर जो मतलब विसरॉय बटरफ्लाई होती है वो तो उसमें कोई हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स तो है नहीं, तो अगर इंसेक्ट मतलब कोई बर्ड उसको खाएगा तो फिर उसको कुछ मतलब ऐसा डिस्टेस्टफुल तो फील नहीं होगा, तो फिर वो मोनार्क बटरफ्लाई को भी डेंजर रहेगा उससे नेक्स्ट टाइम। ओके, राइट। सो तमन्ना एंड शिखा, तमन्ना के आपके भी 60% आपने आंसर अपना काफी हद तक सही दिया था, एंड शिखा भी जो कह रही है वो लाइक काफी हद तक आपके यहाँ पे सही है, राइट? ट्रू। हाँ, अंशिका कुछ कहना चाहती है, बताइए अंशिका, बोलिए। सर जैसा आपने बताया, सर जैसे कि आपने बताया कि विसरॉय बटरफ्लाई जो है वो उसका स्ट्रक्चर, साइज और पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है मोनार्क बटरफ्लाई के, तो काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड्स खा सकते हैं एज विसरॉय बटरफ्लाई समझकर, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये दोनों मोनार्क जो है वो विसरॉय बटरफ्लाई होगी। राइट। सो ऑल थ्री ऑफ यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब एक्चुअली, आई शुड एडमिट दैट। तीनों ने मिलकर लाइक काफी अच्छे से इस आंसर को फ्रेम किया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, सो राइट, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ बोला कि विसरॉय का अगर नंबर ज्यादा हुआ, आपको मैं एक अलग सा एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करो कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और अपना अंगूर खा रहे हो, राइट? आप अपने अंगूर पड़े हुए राइट लेफ्ट साइड के ऊपर, और आप एक एक निकाल के खा रहे हो, ठीक है? जब आप अंगूर निकाल के खा रहे हो, अगर एक अंगूर आपका गलत टेस्ट का आ गया, सड़ा हुआ टेस्ट का आ गया 100 में से, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दैट डजंट मीन कि आप अंगूर खाना बंद कर दोगे। एक मुंह में आ गया ना गलत सा अंगूर, ठीक है, आपने खा लिया, बट यू विल स्टिल कीप ऑन ईटिंग द अंगूर। सेम थिंग विल हैपन ओवर देयर। अगर विसरॉय का नंबर ज्यादा हुआ, सो मोस्ट लाइकली चांस है कि बर्ड जब किसी बटरफ्लाई को पकड़ेंगे तो विसरॉय उनके मुंह में आएगा। सो 10 में से अगर 8 बार उनके मुंह में विसरॉय आ रहा है और 2 बार अगर मोनार्क बटरफ्लाई आ भी रहा है, तब भी वो लोग सीखेंगे नहीं,
दे विल बी लाइक कि अच्छा ठीक है ना, हो गई गड़बड़, बाकी टाइम तो अच्छे से ही खाना मिला था हमें। सो ऑन दैट लेवल व्हाट विल हैपन कि मोनार्क बटरफ्लाई का एडवांटेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मोनार्क बटरफ्लाई को जो यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है वो एडवांटेज मिलेगा नहीं, बिकॉज अब जब भी बर्ड आ रहा है बर्ड को टेंशन है ही नहीं ना, बर्ड को क्योंकि 10 में से 8 बार तो विसरॉय मिल जाए मुंह में, राइट, एंड बिकॉज इट इज एबल टू कैप्चर 8 टाइम्स विसरॉय, जब वो वापस जाके किसी को पकड़ेगा बटरफ्लाई को, अगर वो मोनार्क हुआ भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो डिस्टेस्टफुल हुआ भी तो, एक दो बार अगर आ भी गया मुंह में डिस्टेस्टफुल बटरफ्लाई तो कोई बात नहीं ना, आई एम स्टिल गेटिंग माई फूड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट इज वाई अगर ये पॉपुलेशन बढ़ा तो मोनार्क बटरफ्लाई को यहाँ पे एडवांटेज जो था ना वो एडवांटेज उसे मिलेगा नहीं, द एडवांटेज इट वाज हैविंग इट वोंट हैव दैट काइंड ऑफ एडवांटेज। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. ठीक है, सो Yes, ये sir. एक्चुअली में हो रहा है, ये नेचर में एक्चुअली में हो भी रहा है, सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग विद यू। ठीक है, चलो नाउ मोनार्क बटरफ्लाई इज अ वेरी हाईली डिस्टेस्टफुल टू द प्रेडेटर बर्ड because of the special chemical present in the body जो हमने डिस्कस किया था। Interestingly, the butterfly acquires the chemical during the caterpillar stage by feeding on a poisonous weed। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब आपके सामने यहाँ पे आ चुका है एक प्लांट जो भाग नहीं सकता, एक प्लांट जिसको गाय को देख के भाग नहीं सकता, राइट। सी द प्लांट हैज सम डिसएडवांटेजेस, ओके। एक रैबिट देख के भाग सकता है, तेंदुए को या शेर को देख के वो भाग सकता है, अ प्लांट कैन नॉट रन। वो गाय दूर से चल के आ रही है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा, राइट। बट प्लांट शुड ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्लांट्स दे शुड ऑल्सो हैव समथिंग फॉर डिफेंस। सो इनके पास भी डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो प्लांट्स के लिए डिफेंस के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो कॉमन चीज आप यहाँ पे जानते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर, हाँ जी, हॉर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यू कैन हैव समथिंग लाइक योर स्पाइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। Along with that, आपने कभी अगर पढ़ा होगा आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर, there is something called as my secondary metabolite. There is something called as my secondary metabolites. कुछ चीजें होती है जो आपको मिलती है आपके प्लांट्स में से, which are called as some chemicals. Secondary metabolites means some chemicals are there in the plants, और उन chemicals के जैसे प्लांट को खाना अवॉइड करता है मेरा एनिमल। So there are going to be certain chemical compounds. So कुछ केमिकल कंपाउंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो देयर विल बी सम केमिकल कंपाउंड्स, और इन केमिकल कंपाउंड्स की वजह से आपके एनिमल्स आएंगे प्लांट के पास, सूंघेंगे उसे और वहां से निकल जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि प्लांट भाग नहीं सकता वहां से, तो प्लांट शुड हैव सम वे टू डिफेंड इटसेल्फ। उसको भी तो अपने को बचाना है, राइट। इतना मेहनत करके वो वहां पे लाइक ग्रो करता है और फिर आप अभी गाय जाकर अभी छोड़ देते हो। So that is why it will have certain things within itself so that it can protect itself from those kind of predation. तो चलो हम यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। So you have for plants, herbivores are the predators. ठीक है, nearly 25% of the all the insect are known to be phytophagous. मतलब insect आपके जो होते हैं ना mainly plants पे feed करे 25%. The problem is particularly severe for plants because unlike animals, they cannot run away from the predator. वो लोग भाग नहीं सकते हैं। Therefore, they have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against the herbivores. तो इन्होंने कई सारे आपके लाइक तरीके निकाले अपने आप को बचाने के लिए, लाइक थॉर्न्स, अकेशिया, कैक्टस में आपको थॉर्न्स मिल जाएंगे, आर मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक हर्बिवर सिक। कई सारे केमिकल्स को वहां पे लोग रखते हैं जिससे वो हर्बिवर आपका सिक होगा आफ्टर ईटिंग दैट प्लांट, और इतना कई बार बीमार होता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है, ओके। इनहिबिट द फीडिंग, डाइजेशन, डिस्टर्ब द रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। सो दे विल हैव सम केमिकल्स। एक बार एनिमल को पता चल गया ना कि इसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल है, फिर वो प्लांट को अवॉइड करेगा, वो प्लांट को देख के ही रास्ता बदल लेगा अपना। सो दैट इज व्हाट दे डू ओवर देयर। ये चीज वो लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि ये प्लांट आप यहाँ पे जानते हो, आई होप सबने अपने घर के आसपास ये वाला प्लांट देखा होगा, देखा है नहीं देखा? Yes, sir. यस सर। तो देखा होगा बेटा, ये तो मिल जाता है। सो यू हैव दिस कैलोट्रोपिस। अब कैलोट्रोपिस जो आपका यहाँ पे प्लांट है, दिस प्लांट विल हैव सम केमिकल्स कॉल्ड एज माय ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। दे हैव सम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सो ये कुछ टॉक्सिक केमिकल इसके अंदर आपको मिल जाता है। पता है अगर आपने अभी कभी इस प्लांट के लीफ को अगर आपने तोड़ा होगा ना, तो होता है उसमें से व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। कभी नोटिस किया आपने ये चीज? Yes, sir. तुम लोग मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर
So you will find some chemicals over there which are called as my cardiac glycosides, और इसकी वजह से कैटल्स इन्हें अवॉइड करती है, कैटल्स इनके पास आएगी, इन्हें स्मेल करेगी और वहां से निकल जाएगी. So that is what you have to know. हाँ चेतना, ठीक है, बहुत बढ़िया. This is what you have to know. Sir, calotropis have a variety of content. No, also have. Acha, you are saying that calotropis also has some species of calotropis which does not have a poison. There might be some species, but generally the calotropis will have a presence of this toxic compound, which is going to be harmful for the plant. देखो यहाँ पे, you must have seen the wheat calotropis growing in the abundant field. The plant produce highly poisonous cardiac glycosides. That is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. A wide variety of chemical substance that we extract from the plant on a commercial scale. कई सारे हम ऐसे toxic, I won't say toxic, but कई सारे ऐसे chemicals होते हैं जो हम लोग निकालते हैं हमारे plants में से, right? Like your nicotine, caffeine, quinine, strychin, opium. So ये सारी जो content है, ये सब जो मैं निकाल रहा हूँ plants में से, these compounds do have some pharmaceutical value. Pharmaceutical या industrial value इनका यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है. एंड ये जब बनाया जा रहा है ना प्लांट्स के, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स, ये बेसिकली बनाए इसलिए जाते हैं ताकि हर्बीवर्स आके उन्हें ना खाए. बट वी डू हैव सम कमर्शियल वैल्यू, इन सब की कई ज्यादा कमर्शियल वैल्यू भी होती है जिसको हम हमेशा हमारे लिए यूज करते हैं, ठीक है. सो एक्सेट्रा आर बीन प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड द ब्राउजर्स. सो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये सारी चीजें प्लांट बनाता है ताकि वो अपने को बचा सके, कोई भी गाय भैंस बकरी से अपने को बचा सके, ठीक है. So this is what you have to know. So calotropis की कहानी याद रखना. It is my poisonous plant which will have an impact on the body if at all it's been eaten. Now let's talk about my competition. अब जब हम competition की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको याद रखना है that you have two terms. You have an intra-specific competition and inter-specific. Intra-specific का मतलब होता है यहाँ पे आपका that you will have a competition among individuals of same species. इसका मतलब है अगर 7-8 वुल्फ हैं और वो compete कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, then that's an intra-specific competition. अगर आपके पास ग्रुप ऑफ लायन है और ग्रुप ऑफ लायन आपका compete कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, then that is the example of my intra-specific competition. तो ये होता है within the same species, right? अगर 15 पिकॉक है और 15 पिकॉक लड़ रहे हैं अपना एक खाना खाने के लिए एक जगह पे, so that is the example of my intra-specific competition. So if the competition is happening within the same species, individuals of the same species, then that is called as my intra-specific competition, right? जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटर-स्पेसिफिक competition के बारे में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आपका होगा competition among the different species. So you will find here you have a competition among different species. So for example, अगर आपका lion और tiger आपका compete कर रहा है, so if you have a lion and tiger, when they are competing for the same resources, so that is the example of my inter-specific competition. अगर मैं कहता हूँ lion and wolf अगर आपका compete कर रहा है same resources के लिए, same habitat के लिए, then that also becomes an example of my inter-specific competition, जो आपका अलग होता है. So यहाँ पे आपकी दो अलग अलग species आपकी compete कर रही होती है. इंट्रा के अंदर आपको क्या मिलेगा? Same species आपके यहाँ पे compete कर रही है. So ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. डार्विन का ये कहना था कि evolution के लिए inter-specific competition is much more important. डार्विन का school of thought क्या था? According to Darwin, he used to believe that inter-specific in the true sense is very important for the evolution. So ये डार्विन का ये काफी इसके ऊपर like school of thought था, that he believed that inter-specific competition is much more important for the evolution. But actually में दोनों ही आपके important होते हैं in terms of evolution, but उनका ये कहना था कि ये ज्यादा आपका important है. Okay. Now let's try to see what has been mentioned over here. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting. कहा यह जाता है कि जब आपकी दो closely related species compete करती है, तब आपका competition आपका होता है. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे example दिया, you can have an example of your lion and leopard. दोनों आपके यहाँ पे जो species है which are going to be closely related, दोनों आपके cat family को आते हैं, ठीक है. अगर ये दोनों compete कर रहे हैं, then there is always going to be a competition between the resources. ओके, बट अब समझ में ये आ रहा है लोगों को कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा
क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करें। कई बार ऐसा होता है दैट दो स्पीशीज जो बिल्कुल ही अलग हैं, दे आर ऑल्सो कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। ठीक है, सो ये जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है ये सही है, बट हमेशा सच नहीं होता। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर दो स्पीशीज है जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, दे कैन ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो यू हैव अ फ्लेमिंगो एंड यू हैव अ फिश। आपको क्या लगता है फ्लेमिंगो क्या खाता होगा? व्हाट डू यू थिंक? फिश ही खाता है फ्लेमिंगो, राइट? फ्लेमिंगो आपका यहाँ पे फिश खाता है, और फिश क्या खाती होगी? सीग्रास, ज़ूस्टेरिया, राइट? तो फिश आपकी सीग्रास खा रही है आपके हिसाब से, और फ्लेमिंगो मेरा यहाँ पे कर रहा है आपका फिश खा रहा है, राइट? अब मेरी बात सुनो, आपका फ्लेमिंगो एंड फिश आपके दोनों खा रहे होते हैं आपके यहाँ पे zooplankton. They are known to eat something called as my zooplankton. Zooplankton अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आप थोड़ा बहुत उससे रिलेट कर पाओगे। पता है आपने, आपका जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपने कुछ चीजें सीखी थी या पढ़ी थी आपने, समथिंग कॉल्ड एज माय डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स सीखा होगा आपने, फिर कुछ सीखा होगा समथिंग लाइक माय क्राइसोफाइट्स, ये गोल्डन एल्गे डायटम्स, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। जैसे ये है ना ये आपके, वैसे ही आपके एक्वेटिक सिस्टम के अंदर आपको ज़ूप्लैंक्टन्स मिलते हैं। सो दीज आर द वन व्हिच कैन आल्सो गिव एग्जांपल ऑफ ज़ूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये जो चीजें ना आपके डिनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, ऐसे कई सारी और स्पीशीज होती है, एंड दे आर वेरी स्मॉल एंड यू कॉल देम एज अ ज़ूप्लैंक्टन्स। कलेक्टिवली उन्हें हम बोलते हैं वहां पे एज अ ज़ूप्लैंक्टन्स। अब इन ज़ूप्लैंक्टन्स को याद रखना, आपका फिश भी खाता है और आपका फ्लेमिंगो भी खाता है। कभी आप नोटिस करना फ्लेमिंगो तो खाते वक्त उसे कभी आप अगर नोटिस करोगे ना, तो पता है वो क्या करेगा? वो अपने बीक को पानी में डालेगा और फिल्टर करेगा, मतलब बीक को थोड़ा मूव करेगा और फिल्टर करेगा पानी को, और पानी के अंदर जितने भी आपके ज़ूप्लैंक्टन्स होंगे उनको कलेक्ट करके खा लेगा। फ्लेमिंगो कभी भी फिश नहीं खाता, इट विल फीड ऑन द ज़ूप्लैंक्टन्स। तो इसको खाने के लिए ज़ूप्लैंक्टन्स की यहाँ पे जरूरत होती है। आप एक और बात कभी नोटिस करना, अगर आप कभी किसी जू में जाते हो ना, और अगर जू में उन लोगों ने अगर रखा हुआ है अपना वहां पे, एक सेकंड, अगर आप कभी जू में जाते हो, अगर आपको जू में कोई फ्लेमिंगो दिखता है, तो आपको याद, आप कभी नोटिस करना उसका कलर इतना अच्छा नहीं होगा, या उसका कलर थोड़ा सा डल होगा वहां पे। उसका कलर डल होता है इसलिए बिकॉज उसको उसके टाइप का खाना वहां पे मिल नहीं रहा होता। सो ओवर देयर इट इज नॉट गेटिंग द ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ ज़ूप्लैंक्टन्स। आपको जू में नहीं मिलती जनरली खाने के लिए, आपके उस पानी में नहीं मिलती आपको, दैट इज व्हाई इट विल हैव अ स्लाइटली डल कलरेशन ओवर देयर। बट अगर आप वही फ्लेमिंगो को अगर आप वाइल्ड में देखते हो ना, इफ यू सी दैट सेम फ्लेमिंगो इन द वाइल्ड, इट हैज वेरी गुड कलरेशन, यू विल बी फाइंडिंग इन द फ्लेमिंगो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ज़ूप्लैंक्टन्स आर द समथिंग व्हिच आर ईटन बाय माय फ्लेमिंगो एज वेल, और इसको मेरा यहाँ पे फिश भी मेरा यहाँ पे इसे खाता है। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना, बोथ द स्पीशीज आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। एक मेरा फ्लेमिंगो है, एक मेरा फिश है। आप समझे इस बात को कि दोनों यहाँ पे बिल्कुल भी रिलेटेड आपके यहाँ पे नहीं है। इवन देन दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, इवन देन दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यही आपको मैं पिछले स्लाइड में समझा रहा था कि दो अलग अलग स्पीशीज, वेरी मच नॉट रिलेटेड, बट दे आर स्टिल कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। सो दैट इज एग्जांपल ओवर हियर। वॉर्म खाते देखा था एक बार फ्लेमिंगो को, कहाँ देखा था आपने वॉर्म खाते हुए? फ्लेमिंगो नहीं होगा, वो कुछ और होगा इन दैट केस, राइट? ओके, नाउ कंपटीशन विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द बोथ द स्पीशीज। कंपटीशन का हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट होता है बोथ द स्पीशीज के ऊपर। अब ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। आप लोग ये सोच सकते हो कि सर अगर मेरे पास यहाँ पे एक लायन है एंड यहाँ पे मेरा एक टाइगर है, अगर दोनों compete कर रहे हैं मेरे सेम रिसोर्स के लिए, बोथ ऑफ देम आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, दोनों को चाहिए वहां का खाना, दोनों को चाहिए वहां पे रहने के लिए। सो अगर मेरा लायन और टाइगर कंपीट कर रहा है यहाँ पे एक सर्टेन एनिमल के लिए, तो आपको याद रखना है कि इवन देन अगर एक बार लायन ने उसे पकड़ लिया, लायन को मिल गया यहाँ पे डियर अगर उसे मिल गया और टाइगर को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर लायन को बेनिफिट हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि लायन के ऊपर टाइगर का इंपैक्ट नहीं है। आप ये बात को समझो, जब दो स्पीशीज कंपीट कर रही होती है ना, और अगर आपका कंपटीशन है उस हैबिटेट के अंदर, तो अगर मेरा कंपटीटर है उस हैबिटेट के अंदर, तो उसका मुझे हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा। चाहे मैं डियर को पकड़ पाऊं, खा पाऊं या ना खा पाऊं, जो भी है, मुझे हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा।
सो आप यहाँ पे सोचोगे कि सर इसको तो लायन को डियर मिल गया तो ही शुड बी हैप्पी, राइट? बट वो it will still have a negative impact because tiger is still living in that habitat. और आपको क्या करना पड़ेगा जब तक टाइगर वहां पे एज अ लायन, आपको हमेशा उसे आउट कम्पीट करना पड़ेगा. द स्पीशीज ऑलवेज हैज टू आउट कम्पीट. तो ये आप ये बात को समझो, कंपटीशन विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बोथ स्पीशीज बिकॉज देयर इज अ प्रेशर ऑफ आउट कम्पीटिंग. There is a pressure of out competing the other species. The other species हमेशा एक प्रेशर रहता है दूसरी स्पीशीज को आउट कम्पीट करने का. दैट्स वन थिंग, राइट? और आप एक और बात यहाँ पे समझो, अगर दोनों पॉपुलेशन आपके यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट? टाइगर भी तो डियर को खा रहा होगा कहीं ना कहीं खत्म करके, एक डियर तो है नहीं, बहुत सारी डियर है वहां पे. सो यू आर ऑल्सो हैव लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. यू विल ऑल्सो हैव less number of resources, will have less number of resources because of competition. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आप compete कर रहे हो, सो आप अगर आपके सामने दो स्पीशीज है आपके सामने यहाँ पे, देन बोथ ऑफ देम विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. टाइगर जिसको नहीं मिल रहा है खाने के लिए उसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, बट जिसको मिला है उसको भी हमेशा आउट कम्पीट करना पड़ेगा यहाँ पे टाइगर को. तो इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे माइनस का साइन दोनों के लिए. सो हम कंपटीशन में पता है क्या होता है, कंपटीशन में भी ऑलवेज गिव नेगेटिव साइन कि अगर कंपटीशन है देन बोथ ऑफ देम आर गेटिंग अफेक्टेड नेगेटिवली, क्योंकि जो जीत रहा है या जो भी कंडीशन हो आपको हमेशा आउट कम्पीट करना पड़ेगा अपने कंपटीटर को. एंड बिकॉज ऑफ द कंपटीटर इन द हैबिटेट हमेशा आपके रिसोर्सेज आपके कम होते रहेंगे. सो दैट इज व्हाई competition will always have a negative impact on the both the species. मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Let me give you the example on this. जब इंडिया में चीता को लेके आए थे ना ये लोग, when the idea was to bring the cheetah in India, तो उस एरिया में जहाँ पे चीता को रिलीज करने वाले थे उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि वहां पे कोई टाइगर नहीं आता. पहले तो उन्होंने ये चेक किया कि उस हैबिटेट के अंदर कहीं से कोई टाइगर आता जाता तो नहीं है. पहले तो उन्होंने ये देखा. उसके बाद उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि उस हैबिटेट में लेपर्ड ज्यादा नहीं है, क्योंकि लेपर्ड इज अ वेरी गुड कंपटीटर ऑफ द चीता. जब उन्हें पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे लेपर्ड्स भी कम है, यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन भी आपको इतना नहीं मिलता, उसके बाद उन्होंने चीता को वहां पे रिलीज किया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर चीता को रिलीज किया अगर वहां पे और भी कोई कंपटीटर अगर वहां पे है, इट विल ऑलवेज क्रिएट अ प्रेशर ऑन द चीता एंड दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चीता. और वो चाहते थे कि उस एरिया में चीता ग्रो करे, थ्राइव करे एंड देयर शुड बी नो प्रॉब्लम फॉर चीता टू गेन इट्स फूड. तो याद रखना जब भी आपके सामने कंपटीशन आएगा आपको याद रखना है बोथ द स्पीशीज विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. यहाँ पे मैंने इसलिए माइनस लिखा हुआ है ताकि आप याद रख सको दे विल हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं यार तो बता दो, अगर समझ नहीं आ रहा तो बोल दो. Yes, this is what you find happening over there. The competitor will always have to outcompete the other species और हमेशा getting the resources getting less all the time. आपके resources आपके यहाँ पे कम होते जाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हो अगर लायन और टाइगर अगर सेम हैबिटेट में है then you will always find there's going to be a negative impact on both of them. इसलिए कभी आप नोटिस करना कभी भी लायंस को वहां पे रिलीज नहीं करते जहाँ पे टाइगर होता है, या कहीं पे भी टाइगर को वहां पे रिलीज नहीं करते जहाँ पे लायन होता है. आपको गुजरात में लायन मिल जाएगा, कभी भी गवर्नमेंट प्लान नहीं करेगी कि जहाँ पे लायन है वहां पे टाइगर भी छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं होगा. और जहाँ पे टाइगर है कभी गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी कि चलो यहाँ पे लायन डाल देते हैं, दो एनिमल दिखेंगे लोगों को, टूरिस्ट को, वैसा कभी नहीं करा जाता. बिकॉज इकोलॉजिकली इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द बोथ द स्पीशीज एंड दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ ऑफ देम. तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी याद, ठीक है? नाउ व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड ठीक है, when resources are limited the competitively superior species will eventually eliminate the other species. अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हुए तो आपकी जो सुपीरियर स्पीशीज आपकी जो होती है ना वो हमेशा आउट कम्पीट करती है मेरे दूसरे स्पीशीज को. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. एक और चीज आपको याद रखनी है, इसको हम इवन कहते हैं एज अ गॉज लॉ. इसको हम इवन कहते हैं एज अ गॉज लॉ. गॉज लॉ आपको यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपके पास एक सुपीरियर स्पीशीज है आपके हैबिटेट के अंदर, सो हमेशा आउट कम्पीट कर देगा अदर स्पीशीज को. इट विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज. ये बात हमेशा सच नहीं होती, बट आपको फिलहाल के लिए बात आपको याद रखनी है कि अगर यू हैव, इनका गॉज लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास है स्पीशीज ए
ठीक है, एंड यू हैव अ स्पीशीज बी, और तुम ये सोचो कि मेरा स्पीशीज है यहाँ पे मेरा ज्यादा डोमिनेंट है, अज्यूम कर लो कि ये मेरा यहाँ पे ज्यादा सुपीरियर है, ये मेरा ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंट है, इट इज माई डोमिनेंट ओवर हियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट विल हैपन कि कुछ टाइम के अंदर इसका नंबर ही आपको वहां पे मिलेगा और ये वाली गायब हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? बिकॉज उसने उसे आउट कम्पीट कर दिया। सो दिस विल गेट एक्सटिंक्ट, दिस विल गेट वैनिश्ड, और उस हैबिटेट के अंदर यू विल ओनली फाइंड द स्पीशीज ए, सिर्फ आपको वहां पे स्पीशीज ए देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहता है आपका यहाँ पे गॉस लॉ, दिस इज व्हाट माय गॉस लॉ सेज दैट। इसको हम वापस आगे देखेंगे एक बार फिर। जैसे ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपके सामने यहाँ पे है टॉर्टोइस, और इस टॉर्टोइस का आपका यहाँ पे नाम है अबिंगडो टॉर्टोइस। सो यू हैव दिस अबिंगडो टॉर्टोइस, और एक टॉर्टोइस आपको मिलता है गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। याद है ना, ये वही आइलैंड है आपका डार्विन वाला, डार्विन फिंचेस वाला। यस याद है नहीं आ रहा? हाँ, सो दैट इज माय गैलापागोस आइलैंड, और यहाँ पे आपको एक टॉर्टोइस मिला करता था एक जमाने में। अब स्टोरी यहाँ पे ये है कि एक टॉर्टोइस आपको वहां पे रहता था, हंसते खेलते हुए आराम से खुशी से वहां पे रह रहा था। वहां पे लोगों ने जाके रहना चालू कर दिया। तो उस आइलैंड के ऊपर लोगों ने जाके रहना चालू कर दिया। तो जब लोगों ने जाके वहां पे रहना चालू किया आइलैंड के ऊपर, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, तो अपने साथ लेके आए बकरी। अपने साथ वो बकरी लेके आए, उन्होंने बकरी को वहां पे रिलीज कर दिया। अब तुम सोचो, अगर आपकी बकरी आपने वहां पे रिलीज कर दी, एक टॉर्टोइस और बकरी जब कंपीट करेंगे वहां पे घास खाने के लिए, किसको जल्दी घास मिलेगी, या कौन होगा जो आपका जल्दी जल्दी वहां पे घास खा लेगा? सर बकरी। राइट। सो बेसिकली वहां पे वही चीज आपके वहां पे हुई। जब आपने वहां पे बकरी को इंट्रोड्यूस किया आपने उस हैबिटेट के अंदर, तो जो ग्रास टॉर्टोइस से 10 मीटर दूर थी, जिसको जाने के लिए उसे लगने वाले थे आधे घंटे, वो उस ग्रास को खाने के पहले बकरी आके उस घास को खा के चली जाती थी वहां पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द टॉर्टोइस वेंट एक्सटिंक्ट, बिकॉज ऑफ द गोट द टॉर्टोइस एक्चुअली गॉट एक्सटिंक्ट। आप सोचो इस बात को कि मेरा टॉर्टोइस वहां से एक्सटिंक्ट हो गया, निकली मतलब खत्म हो गया, अब तो मिलता भी नहीं है। एंड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द गोट, क्योंकि आपने यहाँ पे गोट को रिलीज कर दिया। गोट वॉज अ मच मोर एफिशिएंट ब्राउजर। बकरी दौड़ दौड़ के आती थी, घास खाती थी, निकल जाती थी, और आधे रास्ते तक पहुंचता था मेरा टॉर्टोइस तब तक, और फिर वापस दूसरा घास खाने जाती थी, खत्म। ऐसे करके सारे घास उसने खा लिए, एंड द टॉर्टोइस कुड नॉट सर्वाइव एंड एक्चुअली वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। सबसे मतलब फनी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है, ये टॉर्टोइस मेसोजोइक एरा से सरवाइव कर रहा था। ये टॉर्टोइस डायनासोर वाले जमाने से सरवाइव करते हुए इवॉल्व करके यहां तक पहुंचा था वो, और इसको आउट कम्पीट किसने किया? गोट ने। इसको आउट कम्पीट किया है एक रेगुलर बकरी ने। लाइक इमेजिन कितना लाइक एम्बैरेसिंगली ये एक्सटिंक्ट हुआ है। सोचो आप, द एनिमल विच हैव सर्वाइव्ड फॉर years, thousands of years, evolved, thrived, was out competed by goat, which is also domesticated. ऐसा नहीं कि वो वाइल्ड गोट है, वो भी डोमेस्टिकेटेड गोट है आपके वहां पे वो। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो यहाँ पे ऐसा होता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी सुपीरियर स्पीशीज अगर आपके यहाँ पे आ रही है, देन इट कैन एक्चुअली आउट कम्पीट द अदर स्पीशीज, और उससे क्या हो सकता है, आपका दूसरा स्पीशीज जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल गो एक्सटिंक्ट। तो यही आप यहाँ पे गॉस प्रिंसिपल आपके यहाँ पे कह रहा था। ठीक है, और याद रखना, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई इन्वेजिव स्पीशीज। गोट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई इन्वेजिव स्पीशीज, क्योंकि एलियन हो गया ना यहाँ पे गोट, तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता था वो। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई इन्वेजिव स्पीशीज, और उसकी वजह से आपके यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान आपको होते हुए आपको दिख गया। तो एग्जाम्पल भूलना मत, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई अबिंगडो टॉर्टोइस एंड गोट। एंड बल्कि अबिंगडो टॉर्टोइस की रियल पिक्चर है भी नहीं, बट वो ऐसे ही दिखता था क्योंकि पिक्चर लेने के लिए फोटोग्राफ होना चाहिए ना, और ये तभी निकल गया काफी साल पहले। सो दैट इज द थिंग। ऑलराइट, सो ये वाली कहानी है, याद रखना। अबिंगडो टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विदिन अ डेकेड आफ्टर गोट्स वर introduced on the island, apparently due to greater browsing efficiency of the goat. So this is what we have found happening over there. ठीक है। Now, Connell's alignment field experiment, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। So इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना। Now you all of you know what is my intertidal area. I think everyone knows ना now what is my intertidal area. ये तो आप जानते हो अब।
यू ऑल हैव आइडिया अबाउट द इंटरटाइडल एरिया या इंटरटाइडल जोन के बारे में आप यहाँ पे जानते हो। तो यहाँ से हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। चलिए देखते हैं। सो यू हैव अ इंटरटाइडल एरिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपके कुछ ग्रो कर रहे हैं स्पीशीज ऑफ योर बार्निकल्स। यहाँ पे यू हैव सम स्पीशीज ऑफ योर बार्निकल्स। ये जो आपके लगे हुए ना पत्थर के ऊपर, दैट इज माय बार्निकल्स ओवर देयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना देखने के लिए, इन बार्निकल्स के साथ यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट आपके पास दो स्पीशीज आपके पास है यहाँ पे। एक है आपके यहाँ पे कैथालमस, जो ऊपर वाली स्पीशीज आपके सामने, दैट इज माय कैथालमस ओवर देयर, राइट। और जो नीचे वाली ब्लू कलर की जो स्पीशीज आपके यहाँ पे, दैट इज माय बेलेनस। सो यू हैव अ टू स्पीशीज ओवर देयर, यू हैव अ कैथालमस, यू हैव अ बेलेनस। अब ये जो दो बार्निकल्स की जो आपके यहाँ पे स्पीशीज है ना, इनमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो आपकी जो कैथालमस है ये आपके ऊपर वाले एरिया में आपको मिल जाती है। सो कैथालमस इज ग्रोइंग इन दिस एरिया, दिस इज ग्रोइंग इन दिस पर्टिकुलर बेल्ट, वो इस बेल्ट में आपको ग्रो करते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताता हूँ। लेट मी शो यू अ पिक्चर ओवर हियर एंड लेट मी ट्राई टू शो यू इन दिस। ये समझे, मेरा ये रॉकी हैबिटेट, ये मेरा इंटरटाइडल मेरा यहाँ पे एरिया है। ठीक है, सो एंड इन दिस एरिया यू हैव ऑरेंज वन ओवर हियर आर माय कैथालमस। ठीक है, और जो मेरे ब्लू वाले जो मेरे यहाँ पे है, दीज आर माय बेलेनस, ये मेरे दूसरे बार्निकल्स है जो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। दे आर ऑल इन्वर्टिब्रेट्स है, ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स है यहाँ पे। सो बेलेनस एंड कैथालमस आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और आपका जो पानी है ना, वो पानी आपका यहाँ तक है। लेट मी टेल यू दिस, द वाटर यू हैव इन द ओशन, वो आपका यहाँ तक आता है मैक्स टू मैक्स पानी आपका समझो यहाँ तक आता होगा। इसके आगे पानी ऊपर नहीं जाता, चाहे हाई टाइड हो या लो टाइड हो, इसके ऊपर आपका पानी आपका नहीं जाता। सो बेसिकली पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से, ऑरेंज और ब्लू वाले में से कौन सी स्पीशीज है जो ड्राई एरिया में सर्वाइव कर पा रही है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑरेंज वाली। ऑरेंज वाली वो है बेटा जो इतना ऊपर है, रॉकी एरिया के अंदर है, और वहां पे अगर पानी ना भी हो, अगर वहां तक पानी ना भी पहुंचे ना, तब भी वो वहां पे सर्वाइव कर पाती है। सो कैथालमस जो आपका यहाँ पे है, इट इज एबल टू सर्वाइव इवन व्हेन यू डोंट हैव द वाटर ओवर देयर। तो ये ड्राई एरिया में भी आपका सर्वाइव कर जाता है। सो इट इज ग्रोइंग ऑन द ड्राई रीजन में आपका ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो आपका यहाँ पे ब्लू वाला जो आपका इन्वर्टिब्रेट है आपके पास, जो ब्लू वाला आपका यहाँ पे बेलेनस है, इसको चाहिए मॉइस्चर। ये आपके मॉइस्चर वाले एरिया के अंदर ग्रो करेगा, ये वो ही प्रेफर करता है। सो ये जो आपका नीचे बेलेनस है, इट इज ग्रोइंग इन द एरिया विच शुड हैव सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। वही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर ये लेकिन थोड़ा तो ऊपर है, लेकिन नहीं, ये पानी आपको ऊपर तक जाता है। आपका बेलेनस वहां तक ग्रो कर सकता है जहां तक आपका हाई टाइड में पानी जाता है, बट कैथालमस जो है वो स्पेसिफिकली ग्रो कहाँ पे करता है, ऊपर वाले एरिया के अंदर जहां पे आपका ड्राई एरिया है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर वो कैथालमस ऊपर ही क्यों ग्रो करता है, नीचे क्यों नहीं ग्रो करता? द आंसर इज बेलेनस ग्रो करने नहीं देगा। बेलेनस इज अ बेटर कंपीटर, तो उसे वहां पे ग्रो करने नहीं देगा। इट वोंट अलाउ द कैथालमस टू ग्रो, क्योंकि वो बेटर है, वो ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, लेकिन आप ये बात याद रखना, बेलेनस ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी रिक्वायरमेंट है, इट नीड्स मॉइस्चर। ये जो नीचे वाले जो मेरे यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट है, मेरे पास यहाँ पे, इट रिक्वायर्स मॉइस्चर, इसको चाहिए मॉइस्चर। ये मॉइस्चर के बगैर आपको यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। इट नीड्स मॉइस्चर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्नेल ने किया क्या था, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दे एक्चुअली डिड। पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक कहानी समझ आ रही है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर? यहाँ तक स्टोरी क्लियर है सबको? स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, फिर हम आगे समझ पाएंगे, और तो फिर समझ नहीं आएगा। सो दो स्पीशीज आपके यहाँ पे, एक प्रेफर करती है ड्राई एरिया में सर्वाइव करना, एक प्रेफर करती है जहां पे मॉइस्चर होगा पानी का, वहां पे वो सर्वाइव करेगी। ठीक है, सेकंड थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि ऊपर वाली स्पीशीज तो ऊपर ही रहेगी वहां पे जनरली, क्योंकि नीचे नहीं आएगी वो, क्योंकि नीचे आए ये सारे ब्लू वाले हैं, राइट, वो थोड़े सुपीरियर होता है, राइट, और ब्लू वाले को चाहिए हमेशा वहां पे मॉइस्चर ग्रो करने के लिए। अब एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे ये था, उन्होंने सबसे पहले पता है क्या किया, द फर्स्ट थिंग दे डिड, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वहां पे ये देखा दैट सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दे रिमूव्ड द बेलेनस। दो नीचे वाला जो ब्लू कलर का जो आपका यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट था, उसको उन्होंने वहां से निकाल दिया। अब जैसे ही आपने बेलेनस को वहां से निकाल दिया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कैथालमस ने इस चीज का फायदा उठाया और वो पूरा के पूरा नीचे वाले एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जैसे ही आपने बेलेनस को वहां से निकाला, एज सोन एज द बेलेनस वाज रिमूव्ड, Cathalmus occupied the complete area. Your Cathalmus occupied the vacant area.
वो बस वेट ही कर रहा था। जैसे जैसे वो एरिया खाली हुआ, जैसे ही आपके ब्लू वाले बार्निकल्स को आपने वहां से निकाला, ऊपर वाला जो ग्रीन वाला येलो आपका जो ऑरेंज वाला जो आपका बार्निकल था, उसने पूरे नीचे वाले एरिया को भी उसने वहां पे कवर कर लिया। सो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, जैसे ही आपने ब्लू वालों को निकाला, अज्यूम करते हैं हमने इनको यहाँ से निकाल दिया, एज सून एज आई रिमूव देम फ्रॉम द हैबिटेट, तो उन्होंने क्या किया, दे ऑरेंज वन ऑक्यूपाइड कंप्लीट एरिया ओवर देयर। ऑरेंज वालों ने पूरा एरिया नीचे वाला भी, जहां पे वो और मजे से रह सकते थे, क्योंकि वो मॉइस्चर में तो रह ही सकते हैं। उनकी खासियत क्या है कि वो ड्राई एरिया में भी आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। सो दे ऑक्यूपाइड द कंप्लीट एरिया। जैसे ये चीज हुई, द इवेंट विच एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर, ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ ना, जहां पे एक स्पीशीज को निकालने के बाद खाली जगह को दूसरे स्पीशीज ने ऑक्यूपाई कर लिया, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माय कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। जैसे ही आपने ब्लू वालों को निकाला, ऑरेंज वाले ने पूरे वेकेंट एरिया को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कॉम्पिटिटिव रिलीज, जो इन्होंने यहाँ पे कर दिया। अब ये चीज उन्होंने यहाँ पे होते हुए देख ली, उन्होंने ये पहले किया तो देखा कि अच्छा ये तो ऐसा हो गया। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, वो दूसरे एरिया में गए और उसके बाद उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पे क्या किया, दे रिमूव द कैथालमस। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, दूसरे एरिया में गए, ऐसी सेम एरिया में वो लोग गए वहां पे, एंड दे वेंट ओवर देयर एंड दे रिमूव द कैथालमस। जैसे उन्होंने वहां से कैथालमस को वहां से रिमूव किया, आपका जो बार्निकल जो नीचे वाला था ना, वो आपका कभी ऊपर गया ही नहीं, आपका बैलेंस वहां पे ऊपर नहीं गया। कोई बताएगा कि बैलेंस क्यों आपको ऊपर नहीं गया वहां पे उसे निकालने के बाद, कैथालमस को निकालने के बाद? सर क्योंकि ये ड्राई एरिया में सर्वाइव नहीं करता। एग्जैक्टली राइट, वो मेरा वहां पे ड्राई एरिया में सर्वाइव नहीं करता। My balanus is not adapted or not has a trait to survive in the dry area. So balanus remained in the same zone. Balanus remained in the same zone. ये था आपका यहाँ पे कॉर्नेल का फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ यहाँ पे, प्लीज एनसीईआरटी में इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बट आपको ये कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। एनसीईआरटी में बस इतना मेंशन किया हुआ कि जब आप उसे वहां से निकालते हो ना बैलेंस वाले को, तो आपका ऑरेंज वाला नीचे वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ कंपैरेटिव रिलीज। उसको हम बोलते हैं आप एज अ कंपैरेटिव रिलीज। हाँ जी, किसी का सवाल है क्या? किसी ने हैंड रेज किया था? नहीं, ओके। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। अरे बोलो बोलो, दिख नहीं रहा हैंड रेज, बोलो। हाँ बताओ सर। इस वाले केस में दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? नहीं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा ओके, अच्छा उस तरीके से इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, हाँ अगर हम इसे कंपटीशन के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं ना, बिकॉज बोथ आर कंपीटिंग राइट, सो ऑलवेज यू विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। कंपटीशन कोई भी हो, कंपटीशन अगर आपका कोई भी हो, यू विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव नेगेटिव इंपैक्ट व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, बिकॉज यू आर ऑलवेज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज या सेम स्पेस के लिए आप कंपीट कर रहे हो, और आपको हमेशा आउट कंपीट करना है अपने दूसरी वाली स्पीशीज को, क्योंकि अगर बैलेंस हट जाता है तो वहां से वो नीचे आ जाता है राइट। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ कंपटीशन फॉर इट, एंड इट हैज टू मेंटेन श्योर कि वहां पे अपना ग्रो करता रहे बैलेंस और नीचे आने ना दे उन्हें। तो यस, हमेशा याद रखना अंशिका कि कंपटीशन कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी के बीच में भी हो, बोथ ऑफ देम विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। यहाँ पे कभी भी वैसा नहीं होता, यू विल हैव वन विल हैव पॉजिटिव, वन विल हैव नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज कॉल्ड एज माय कंपेटिटिव रिलीज। ये जो फिनोमेना आपका यहाँ पे हुआ, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ, अंशिका समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। एंड दिस इज कॉल्ड एज माय कंपेटिटिव रिलीज ओवर हियर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species। यहाँ पे लोग बात करें about the कैथालमस, एक ऐसी स्पीशीज जो छोटे से एरिया में आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ द अदर स्पीशीज लिविंग ओवर देयर, जो आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। वो अपना एरिया सडनली अपना इंक्रीज करता है वहां पे और अपने एरिया को ज्यादा एक्सपांड कर लेता है जैसे ही आपने वो सुपीरियर स्पीशीज को आपने वहां से निकाल दिया। वही चीज हमने यहाँ पे होते हुए देखी। दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसको हम बोलते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो जब भी आपके सामने ये कॉम्पिटिटिव रिलीज, आपके सामने ये टर्म आएगा, कभी भी अगर ये टर्म आ गया, तो आपको कॉर्नेल्स का ये एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। दिस इज एक्सपेरिमेंट, इट शुड कम इन योर हेड कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ किया गया था, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो ये बात आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे याद।
यहाँ पे वापस आपका आ चुका है गॉस लॉ ऑफ प्रिंसिपल एक्सक्लूजन। सो देखो यहाँ पे गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated। जो हमने पहले भी देखा था कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और अगर वो कंपीट करे सेम रिसोर्सेज के लिए, देन दोनों वो साथ में नहीं रह सकते। एक तो वहां से गायब ही हो जाएगा, एक तो वहां से बिल्कुल निकाल दिया ही जाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज जो सुपीरियर वाली होगी वो अपने रिसोर्स को वहां पे ले लेगी और जो इंफीरियर वाली होगी वहां पे वो वहां से निकल जाएगी। ये है मेरा यहाँ पे गॉस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। टू रिलेटेड स्पीशीज क्लोजली विल compete for the same resources and both of them will not survive, any one of them will survive। जो होगा सुपीरियर, जो वीक होगा will get eliminated। बट ये जो रूल है ना, ये हमेशा लागू नहीं होता। हाँ, ये काफी जगह पे आपका रूल लागू हो जाता है, बट नॉट फॉर ऑल द स्पीशीज। दिस इज समथिंग यू विल नॉट फाइंड हैपनिंग फॉर ऑल द स्पीशीज। तो चलिए देखते हैं कौन से स्पीशीज के अंदर ये आपका रूल लागू नहीं होगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन। अभी रिसेंट स्टडी ऐसा कह रही है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism to promote coexistence। कई बार जो आपकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है ना, ये एक तरीका निकालती है जिसकी वजह से दोनों साथ में रह सके, दे कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर ओवर देयर। इसको हम यहाँ पे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय वार्बलर्स। तो चलिए हम इसे देखते हैं यहाँ पे एज अ एग्जांपल ऑफ माय वार्बलर्स। तो वार्बलर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेट मी ड्रॉ द पिक्चर ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बताता हूँ, समझो यू हैव अ ट्री व्हिच लुक्स लाइक अ क्रिसमस ट्री। अब आपका यहाँ पे एग्जाम्पल ये बन रहा है कि कैसे आपकी स्पीशीज को एग्जिस्ट कर सकती है। हमेशा कंपटीशन की वजह से एक्सटिंक्ट होना ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार आपको क्या मिलता है, दैट यू कैन फाइंड सम स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर। यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपको यहाँ पे आएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय वार्बलर्स। इज एग्जांपल ऑफ योर वार्बलर्स। वार्बलर्स आपके यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, दे आर वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। और इसकी आपको मिल रही है, जिस एरिया में स्टडी किया गया था, दे वर हैविंग सम 5 स्पीशीज। लोगों ने ये देखा था कि 5 स्पीशीज एक ही पेड़ के अंदर आपको खाते हुए आपको मिल जाती थी। दे वर ईटिंग फ्रॉम द सेम ट्री एंड दे वर 5 डिफरेंट स्पीशीज। तो वो लोग रिसोर्स का डिवीजन कर रहे थे यहाँ पे। सो समझो इस बात को, 5 स्पीशीज आपके पास है वार्बलर्स की। ऑल 5 ऑफ देम आर सीन ग्रोइंग, आर सीन ईटिंग फ्रॉम द सेम ट्री, और उनके बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करते हो तो आपको पता चला कि कुछ स्पीशीज आपकी थी, जैसे एक स्पीशीज आपकी थी जो सिर्फ ट्री टॉप से इंसेक्ट को पकड़ती थी, या ट्री टॉप के एरिया में आपको देखने के लिए आपको मिलती थी। तो वहां पे जो कुछ उसे खाने के मिलता था वहां से खाती थी। कुछ स्पीशीज आपकी ऐसी थी जो आपके पेरीफेरी में से आपके फूड को निकालती थी। जो ट्री का जो कॉर्नर का जो एरिया होता है पेरीफेरी का, आउटसाइड वाला, वहां से वो अपना हंट करती थी, चाहे वो इंसेक्ट निकाल रही हो, चाहे वो फ्रूट्स को खा रही हो, लेकिन जो पेरिफेरी होता है ना, वहां से वो अपने इंसेक्ट या फ्रूट्स को वहां पे निकाल के खा रही थी, राइट। देन कुछ स्पीशीज आपकी ऐसी थी वहां पे, मतलब एक स्पीशीज आपकी ऐसी थी जो सेंटर में से हंट करती थी, या सेंटर में जाके जो भी आपके इंसेक्ट होते हैं वुड के ऊपर चिपके हुए, या ट्री ट्रंक के अंदर जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनको जाके वो कंज्यूम किया करती थी। एंड देन देयर वाज वन स्पीशीज व्हिच वाज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द लोअर स्ट्रेटा। वो आपकी लोअर स्ट्रेटा में आपको मिलती थी, और लोअर स्ट्रेटा से आपको वहां पे इंसेक्ट या जो भी उन्हें खाने के लिए मिलता था उसे वो निकाल के खाती थी और रहती थी वहां पे। तो आप ये भी समझो कि वो लोग वहां पे सिर्फ खा ही नहीं रहते, वहां पे वो लोग नेस्टिंग भी कर रहे थे। दे वर आल्सो डूइंग द नेस्टिंग ओवर देयर। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यू हैव 5 डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ सेम ट्री, लिविंग ओवर देयर, फोरेजिंग ऑन द सेम ट्री, और उनके बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा। ये जब लोगों ने ऑब्जर्व किया, दैट्स व्हेन दे सेड दैट कोएग्जिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। अगर आपकी काफी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो, दे कैन स्टिल लिव ऑन इन द सेम हैबिटेट एंड दे कैन स्टिल सर्वाइव इन द सेम हैबिटेट। ये चीज आपको होते हुए हमेशा मिल सकती है, और यही चीज आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है बाय माय वार्बलर्स। तो आपके यहाँ पे 5 वार्बलर्स थे, इनके नाम आपको याद नहीं रखने, पर याद रखने, यू हैव 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर, और सारे के सारे आपको सेम ट्री में आपको फोरेज करते हुए आपको मिल जाते थे। ऑल ऑफ देम वर सीन फोरेजिंग ऑन द सेम ट्री एंड दे वर नॉट having competition among themselves। वो लोग compete नहीं कर रहे थे एक दूसरे के बीच में।
So all 5 of them were able to survive. ठीक है, तो जब आपको ये होते हुए मिलता है, this becomes example of my resource partition. This becomes example of your resource partition. तो रिसोर्स पार्टीशन का कभी अगर आपके सामने एग्जांपल आया या क्वेश्चन आया तो आपको ये वाबलर्स वाली कहानी याद रखनी है. यही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्स पार्टीशन के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने. यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम रिसोर्स पार्टीशन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इन द नीट एग्जाम. तो यार इतना जब भी ये टर्म आपके सामने आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए द स्टोरी ऑफ योर 5 स्पीशीज ऑफ वाबलर्स. और ये 5 स्पीशीज कैसे एक ही ट्री के अंदर अपना खाना भी खाते थे और नेस्टिंग भी करते थे. सो 5 स्पीशीज ऑफ वाबलर्स एंड देयर स्टोरी शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. This is your 5 species of warblers and they are doing the resource partition. तो ऐसा आपको नेचर में होते हुए मिलता है. तो ये अगेंस्ट है, ये बेसिकली इट इज एक्सेप्शन टू द गॉस प्रिंसिपल. लाइक एक्सेप्शन उसका ये मतलब वही कहा जाता है कि गॉस प्रिंसिपल हर जगह लागू नहीं होता. कई बार आपको रिसोर्स पार्टीशन होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा. राइट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. मैकार्थर showed that 5 closely related species of warblers, bio में भी exception, हाँ प्रिंस bio में भी exception, बहुत सारे होते हैं. 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in the foraging activity. और लोग वहां पे सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद. अब नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मुझे पहले 2-4 क्वेश्चन करके बताओ मुझे यहाँ पे. Give me the answer for this question. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. Gauss principle of comparative exclusion states that look for all the options and give me the correct answer. सारे ऑप्शन देखेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान से एंड देन अपना यहाँ पे आप लोग हैंड रेज करेंगे. जल्दी से रेज योर हैंड टू आंसर दिस. Gauss principle of comparative exclusion. Gauss का लॉ क्या कह रहा था बार बार जो मैं आपको बता रहा था. What the law was telling you. बस एक ही लोग 3 फटाफट हैंड रेज करिए बेटा, आसान सवाल है. 4 बच्चे दिल्ली से. क्या बात है, चारों. एक स्टूडेंट फ्रॉम हिमाचल. नाउ हिमाचल इज कमिंग. बताइए दीप्ति क्या होगा इसका आंसर. Sir, option A. बताइए आयुषी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो. क्या लग रहा है मुस्कान इसका आंसर आपको. सर ऑप्शन ए. Right. No 2 species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. Niche मतलब habitat basically. ठीक है. So no 2 species can occupy the same habitat indefinitely for the same limiting resources. That's the correct answer. अगर 2 आपकी species आपके यहाँ पे तो आपकी like वो same area में नहीं रह सकते when they are coming for the same resources over there. So that is going to be a correct answer for my Gauss principle. इसका आंसर क्या हो सकता है. A high density of elephant population in an area can result into what? अगर बहुत सारे एलिफेंट एक एरिया के अंदर है तो इससे क्या हो सकता है वहां पे. बताइए कनिका क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन ए. देन उन्नति क्या लग रहा है. सर ऑप्शन ए. आयुषी सिंह. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज द वन जो आपके यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा बिकॉज दे आर ऑल लाइक बिलोंग टू सेम स्पीशीज. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल सही. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन द बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड. हाँ, इनमें से कौन सा इंटरेक्शन यहाँ पे होता है इसमें दोनों को यहाँ पे नेगेटिव इंटरेक्शन होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इन विच ऑफ दिस इंटरेक्शन बोथ ऑफ देम विल गेट नेगेटिवली अफेक्टेड ओवर देयर. बताइए चेतना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. Option C. अभिषेक Yes, sir. क्यों होता है सी. अभिषेक बताओ. इतना उस तरीके से आप आंसर दो कि हाँ सी होता है. सर बताओ बेटा क्यों होता है सी. एक्सप्लेन करो. बताओ अभिषेक. व्हाई सी. व्हाई बोथ विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर देयर. क्योंकि सर क्या बोलते हैं, बोलो, आपको ही बोलना है. क्या बोलते नहीं आपको ही बताना है. बताओ. सर मैं बताऊं. सर दोनों को क्या बोलते हैं? अभिषेक विल टेल.
ऑलराइट, लेट इट बी। बताओ बेटा मुस्कान, आप बता रहे थे ना, बताइए। से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो अगर कोई एक स्पीशी ले भी लेती है अपने प्रे को, तो फिर जो दूसरी स्पीशी है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी, और बाय द टाइम अगर वो स्पीशीज है उसमें बाकी प्रे भी होंगे तो उसको क्या आवाज कट गई? फिर वो दूसरी फ्रेंड्स बताएं। स्पीशी को हाँ सर फिर वो जो बाकी जो जिसे नहीं मिला था वो दूसरी जो बाकी प्रे होंगे वो उनको लेगा, तो आपस में ऐसे रिसोर्स के लिए इनकी कंपटीशन रहेगा जिससे दोनों को ही इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। right, so you will always have to outcompete your competitor over there, and there's always going to be impact of having that person, that kind of species in that habitat, क्योंकि आपको हमेशा अपने रिसोर्सेज आपके यहाँ पे कम होते रहेंगे और आपको उससे आउटकम्पीट करना पड़ेगा। so that is why you'll have a negative impact over there. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन तो उसका है, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स कम बैक टू पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग जानते हो यहाँ पे, आई विल टेक द एग्जांपल एंड आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर। यू हैव सम एग्जांपल इन दिस। You have a plant, your Cuscuta plant. You will have your Cuscuta plant in this. So Cuscuta plant आपके सामने यहाँ पे, which is a very good example of a parasitic plant. ये प्लांट खुद से खाना नहीं बनाता, ये बेसिकली आपका क्या करेगा, दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर अपना को रैप कर लेगा, उससे अटैच कर लेगा, और अटैच करने के बाद उसके पास से अपना न्यूट्रिशन निकाल लेगा। सो बेसिकली Cuscuta प्लांट फोटोसिंथेसिस करने का टेंशन लेता ही नहीं है। वो दूसरे प्लांट पे जाके चिपकेगा, उसके ऊपर कॉइल करेगा और उसके जाइलम और फ्लोएम में से अपना नरिशमेंट निकाल लेगा, पानी खाना जो भी उसे निकाले वहां से वो निकाल लेगा। सो दैट Cuscuta प्लांट इज माय पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो जो ब्रांच होती है जहाँ पे Cuscuta ग्रो कर रहा था उसकी भी डेथ हो जाती है, देन वो कोई और जाता है फिर लेने के लिए। राइट साइड में जो एनिमल है उसे आप सब लोग यहाँ पे जानते हो, दैट्स अ लीच। शायद आपने काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी होगा शायद से रियल में। बट लीच जो आपका यहाँ पे होता है, लीच इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पैरासाइट, और ये सब करता है ब्लड मैमल्स के बॉडी में से एंड गोइंग टू सर्वाइव ऑन दैट। ठीक है, दैट्स आल्सो पैरासाइट। एंड नीचे जो आपको यहाँ पे पिक्चर है, दैट्स अ पिक्चर ऑफ योर लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक आपका एक ऐसा पैरासाइट, एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो आपके बॉडी में आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल अफेक्ट योर बॉडी, यू विल हैव योर डिजीज एंड इट विल गेन द न्यूट्रिशन। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि पैरासाइट जो होता है ना, वो जनरली उसका काम ये होता है कि वो होस्ट में से अपना नरिशमेंट ले, और पैरासाइट जनरली अपने होस्ट को खत्म नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि होस्ट जिंदा रहे ताकि उसे हमेशा नरिशमेंट मिलता रहे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जब मेरा पैरासाइट नरिशमेंट लेना चालू करता है तो होस्ट की वीकनेस वहां पे ज्यादा हो जाती है, या मैं कहूंगा होस्ट का इम्यून सिस्टम, आई वुड से होस्ट वहां पे वीक हो जाता है। और जब होस्ट आपका वीक हो जाता है देन इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव, बिकॉज वो वल्नरेबल हो जाता है डिजीज के लिए या कोई और बीमारी के लिए, और फॉर सम अदर कंडीशंस, एंड दैट इज व्हाई पैरासिटिज्म विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द होस्ट। ये बात याद रखना, अ पैरासाइट विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द होस्ट, ये बात भूलना मत कभी, दैट अ पैरासाइट will always have a negative impact on the host, will have a harmful impact on host. ये कभी चेंज नहीं होता। तो याद रखना, जब भी आप पैरासिटिज्म की आप यहाँ पे बात करते हो, सो वन विल गेट बेनिफिटेड, एक को फायदा हो रहा है। पैरासाइट जो आपका यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे फायदा हो रहा है, उसको तो हम यहाँ पे देंगे प्लस साइन, वो तो खुश है। बट होस्ट जो आपके यहाँ पे होगा, दैट विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर देयर। तो ये बात आपको याद रखनी, दैट पैरासाइट विल ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द हैप्पी ओवर देयर, बट आपका होस्ट जो आपका यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे नुकसान होने वाला है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे याद रखना कि पैरासाइट होस्ट को मारना नहीं चाहता, वो उसमें से नरिशमेंट निकालना चाहता है, अपना लाइफ साइकिल बढ़ाना चाहता है, उसके ऊपर उसे कंज्यूम करके, राइट, उसके रिसोर्स को यूज करके। द ओनली थिंग इज, अगर ये नेचर में कभी ऐसा होता है ना, तो जो होस्ट होता है वो वीक हो जाता है, और अगर मेरा होस्ट वीक हो गया तो उसे कोई दूसरा एनिमल आके मार के चला जाएगा या उसे कोई बीमारी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड टू बी एन होस्ट स्पेसिफिक। कई सारे आपके पैरासाइट्स ने क्या किया हुआ है, दैट दे हैव बिकम द होस्ट स्पेसिफिक ओवर हियर, मतलब एक सिंगल स्पीशीज को ही जाके पकड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो अपना प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो आपने सुना ही है, सीखा ही है, यहाँ पे और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको मिलता है आपके सिर्फ आपके फीमेल एनोफिलस के अंदर,
सो आई कैन वेरी क्लियरली से कि ये मेरा बहुत स्पेसिफिक है बिकॉज इट इज ओनली सीन इन माय फीमेल एनोफिलस। तो फीमेल एनोफिलस के अंदर आपको मिलेगा आपका प्लाज्मोडियम ग्रो करता हुआ, एंड आई कैन क्लियरली से दैट इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक होस्ट। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर भी जाके रहता है, इट हैज अ स्पेसिफिक होस्ट ओवर देयर, राइट? In such a way that both host and parasite tend to co-evolve. That is, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve the mechanism to counteract and neutralize them. Imagine करो कि एक पैरासाइट है, वो गाय के अंदर चला गया, गाय के गट में वो रहता है, वो काउ के इंटेस्टाइन में वो रहता है। तो काउ की बॉडी इवॉल्व करेगी इस तरीके से ताकि वो पैरासाइट को बॉडी के बाहर निकाल सके। तो काउ की बॉडी कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाएगी, कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एंजाइम्स बनाएगी, कुछ ऐसे प्रोटीन बनाएगी जिससे आप उस पैरासाइट को खत्म कर सको। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए पैरासाइट भी इवॉल्व होता है, उसको काउंटर करने के लिए पैरासाइट भी इवॉल्व होगा और उस एरिया में वो सर्वाइव करके इवॉल्व करके इट विल एबल टू कोप अप विद दैट काइंड ऑफ एंजाइम। तो याद रखना हमेशा, इसे हम कहते हैं को इवॉल्व होना। को इवॉल्व होना मतलब दोनों यहाँ पे एक साथ इवॉल्व हो रहे होते हैं। एक जो होस्ट होता है वो कोशिश कर रहा होता है पैरासाइट के नंबर को कम करने की, और जो पैरासाइट वहां पे होता है इट विल ट्राई टू इवॉल्व इन सच ए वे ताकि वो होस्ट का फायदा भी उठा सके और वहां पे सर्वाइव भी कर सके। तो जैसे कि अगर आपके बैट है, बैट के अंदर अगर कोई वायरस जाके रहता है या बैट के अंदर अगर कोई जाके वहां पे बैक्टीरिया जाके रहता है, तो बैट की बॉडी कोशिश करेगी उस बैक्टीरिया को खत्म करने की, लेकिन बैक्टीरिया भी कुछ नए तरीके निकालेगा कि वो अपने आप को वहां से निकले ना, वो वहां से, और वो अपने आप को वहां पे रुक के वहां पे सर्वाइव कर सके। इट कैन सर्वाइव इन द बॉडी एंड इट कैन इंक्रीज इट्स नंबर। तो बैक्टीरिया भी अपने हिसाब से इवॉल्व करता है ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे को इवॉल्व होना। तो ये चीज आपको पैरासाइट्स के अंदर आपको होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगी। सो दिस इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दैट। ठीक है, सो लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। इसके आगे हम लोग नहीं जाते यहाँ पे, लेट्स कीप इट अप टू हियर। लेकिन आपको जितनी चीजें आज आपको कराएगी वो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। वी हैव डन नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हियर। पैरासाइट्स हमने यहाँ पे स्टार्ट ही किया है, पैरासाइटिज्म वी हैव जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ। बट इसके अलावा हमने कई सारी स्टोरीज यहाँ पे देखी एंड दिस स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से सवाल आते हैं। मैकआर्थर का नाम आप अगर आएगा आपके सामने देन आपको रात को भी याद आना चाहिए दैट इज माय वार्बलर वाली कहानी, द स्टोरी ऑफ माय रिसोर्स पार्टीशन। ठीक है, याद रखना, जहां पे आपको दिख रहा है कि 5 स्पीशीज आर लिविंग ऑन द सेम ट्री, ऑक्यूपाइंग द हैबिटेट, यूजिंग द रिसोर्सेज एंड स्टिल नॉट competing with each other, right? So that is an example of my coexistence and that's a example of my resource partition. Then we have seen the Gauss law. इसका प्रिंसिपल हमारा क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया, right? कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल याद रखना, बार्निकल्स वाला, जहां पे आपका बेलेनस था, आपका कैथैलमस था। तो ये वाली कहानी याद रखनी व्हेन इट कम्स टू माय कॉम्पिटिटिव रिलीज। और ये कहानी आपकी आ रही थी कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनमें से सवाल हमने आते हुए कई बार देखे इकोलॉजी में से, सो यू हैव टू नो दिस एक्सपेरिमेंट्स थॉरली। देन ये तो याद रह जाएगा आप सबको। अनफॉर्चुनेट हुआ था जो भी हुआ था, बट इट्स समथिंग यू हैव टू नो, राइट? Species getting extinct because of the other species. Then we have seen over here competition will always have a negative impact on the both the species. अगर आपकी 2 species है आपके यहाँ पे जो बिल्कुल भी related नहीं है, even then they can compete for the same resources. Even then वहां पे वो same resources के लिए वहां पे compete कर सकते हैं. That's a zooplankton. So these are the things you have to know in this. CSI चीज आपको यहाँ पे रखनी, intra inter आप यहाँ पे याद रखना. And along with that we have talked about my predation over there. So plants, कैसे प्लांट्स अपने आप पे बचाते हैं, प्लीज रीड ऑल दोस थिंग्स। सो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है जितना भी हम तक यहाँ पे किया है। अंटिल पैरासिटिज्म यू कैन रीड द एनसीईआरटी बिकॉज जब अगली बार आप मुझे मिलोगे तो हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, बट उसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इस चैप्टर में बस रहा है आपका 2-3 आपके इंटरेक्शन आपके यहाँ पे रह चुके हैं, बचेंगे। हमने जो मेजर जो आपके एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब जो हमें करना है ना कवर, वो सिंपल है, जिससे आप काफी हद तक वाकिफ भी है, काफी चीजें आपने बच्चों में पढ़ी भी होगी। सो या दैट विल गेट कवर्ड वेरी इजीली। सो इन द नेक्स्ट क्लास योर चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, जो आपकी होगी कुछ दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद। दीप्ति खुश है? नहीं सर, एग्जाम है ना, तो एग्जाम की पढ़ाई हो पाएगी अच्छे से। सही है, ठीक है। और सो दैट इज समथिंग वी हैव डन इन दिस क्लास। ठीक है, अगर असाइनमेंट, अगर आपको आज रात को कोई असाइनमेंट मिलता है देन सॉल्व करना। आपके साथ एक मैं शीट शेयर करूंगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपना नेक्स्ट एमटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इवन दो मैं जानता हूँ कि आपके एग्जाम में आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे उसके लिए भी, बट टाइम निकाल के नीट की भी प्रिपरेशन करते रहना। सो आई विल शेयर विद यू द टेंटेटिव टाइम टेबल एंड अ टाइम स्लॉट व्हिच हैज टू बी फॉलोड फॉर योर अपकमिंग एमटी।
ठीक है, फॉर स्पेसिफिकली फॉर द बायोलॉजी वाले पार्ट के लिए क्या क्या करना है, क्या करना बेटर रहेगा, आई विल शेयर दैट विद यू सेपरेटली, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। अब अगर आपके कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव डन, देन अपने सवाल आप यहाँ पे आप पूछ सकते हो। So, चलिए बताइए अगर आपके कोई सवाल है तो यहाँ पे। मेरे तो एग्जाम खत्म होने वाले हैं, ही विल एंजॉय, कौन एंजॉय करे हॉलीडे, बेटा नीट आने वाला है, एग्जाम एंजॉय नहीं करनी, हॉलीडे एंजॉय नहीं करनी। टेक फॉर्म, हाँ टेक फॉर्म भी एग्जाम्पल बेटा, यस राइट, वेट अ मिनट।